सकराल ने तुम्हारे खिलाफ केस फाइल किया है। रचना जाग रही है। तुम सो जाओ। तू भी सो जा ना। सो जाऊंगी अभी थोड़ी देर। तो अभी क्या कर रही है? राहुल, तुझे सब पूछना होता है ना। सॉरी भाई, मैंने ना ऐसे ही गुस्सा कर दिया। मैं कुछ और सोच रही थी। सॉरी। कोई बात नहीं, तू सो जा, मैं सुला देता हूं। ज्यादा सोच मत, रात को ज्यादा सोचने से दिमाग का ज्यादा खर्चा होता है। अंधेरे में दिमाग कम चलता है। वो तुझे अब अंधेरे से डर नहीं लगता? नहीं, अब नहीं लगता, बल्कि अब तो अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? तू अंधेरे में ही पास आती है ना, दिन भर तो इधर से उधर भागती रहती है। चल आजा। रचना तैयार है? भाई साहब आप तैयार हो? सारे कागजात रखे ना? वो जीत ने कहा है कि दूसरे केस के कागजात भी रखने हैं। जी जी मैंने ले लिया जी। इसको बैग में डाल देता हूँ। ये भी रखिए। वो जीप पहुंच जाएगा ना? हाँ, अरे फ्लाइट में आधे घंटे में लैंड हो जाएगी। रचना रेडी हो गई क्या? हाँ बेटा, तैयार हो रही है। आधे घंटे बाद दिल्ली पहुंचेगा, मतलब यहाँ आते आते उसे दिल्ली से अदालत तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है, तो इसका मतलब 1.5 घंटे में जीत भैया पहुंच जाएंगे। 1.5 घंटे बाद? और हमारा केस 2 घंटे बाद आने वाला है। मतलब अगर सब सही रहा तो जीत टाइम पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था ना, वाहिगुरु ने अब तक सब ठीक किया है तो आगे भी ठीक करेगा। हम एक काम करते, हम सब अदालत चलते हैं। हाय रचना। बाकी लोग वहीं आ जाएंगे। क्यों? जी चलिए। हाँ। रचना चले? चलिए चलो आओ। अच्छा बेटा, बाकी जो था ना मैं आपको रास्ते में समझाऊंगा। लो, अरे हम तो सबसे पहले आ गए, अभी तक तो कोई आया भी नहीं। कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं। आजा बेटा, बैठ। आजा। रचना कुछ खाएगी? यहीं पर कैंटीन है, कुछ भी मिलेगा, समोसे वगैरह। नहीं, कुछ खा लेती। मन नहीं है। वो जीत दिल्ली पहुंच गया होगा ना? हाँ, मैं देख के आती हूँ। गाजियाबाद चलोगे? कोर्ट जाना है। ठीक है, जल्दी। सिर्फ आधा घंटा ही बचा हुआ है। हाँ, लेकिन एयरपोर्ट से तो वो निकल गए थे आधे घंटे पहले, पहुंच जाएंगे टाइम से। हाँ बेटा।
हेलो दाऊ साहब, वो लड़का जीत अदालत नहीं पहुंचेगा। ठीक। याद है मुझे हमने क्या वादा किया था तुमसे? जी, एक अद्भुत तमाशा होगा। अदालत, लेकिन अब तमाशा नहीं है, धमाका होगा, सतरंगी धमाका। आ जाओ, बैठो। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, पेपर्स ले आया हूँ मैं, बैठ जाओ। जीत नहीं आया अभी तक। होगा, आ जाएगा। हटो। हेलो जीत, कहाँ है तू बेटा? हाँ माँ, माँ बस पास में ही हूँ माँ, पहुंच जाऊंगा। हाँ बस आया, टैक्सी। रुको 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 रुको, गाजियाबाद जाना है, जल्दी। हाँ हाँ, तो बैठ गया वो तुम्हारी गाड़ी में? हाँ जी। पता है ना क्या करना है तुम्हें? हाँ जी, हाँ जी। वो किसी भी हालत में अदालत नहीं पहुंचना चाहिए, समझ गए ना? हाँ जी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अब तक पता ही नहीं है जीत का। फोन कर रही हूँ तो पता नहीं कहाँ है। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है यार? ये जंगल है ना पूरा यहाँ, इसके लिए यहाँ पे सिग्नल नहीं आता है। थोड़ा ठंड रखो, आगे मिल जाएगा। हमें बता देना चाहिए कि हमारा वकील नहीं आ रहा है। आ रहा होगा, हो सकता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। मिस्टर ठकराल, आप अदालत को बताना चाहेंगे कि आपने ये केस क्यों दर्ज किया? ये कदम उठाने के पीछे कोई खास वजह? जी, अपने सम्मान की रक्षा, क्योंकि हम समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जैसा। हर कार्य के पीछे एक वजह होती है, मजबूरी, और वैसे ही कुछ मजबूरी हमारे साथ है। यदि दूध देने वाली सीधी सादी गाय को भी मजबूर किया जाए ना जज साहब, तो वो भी सींग मारने के लिए मजबूर हो जाती है, और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हम पिछले 1 साल से चुप थे, और हमारी इस चुप्पी की कीमत बहुत महंगी पड़ी जज साहब। इसलिए आज हम उस रात का जिक्र करना चाहेंगे जिसे सुनते हुए आपको तकलीफ होगी और जिसे सुनाते हुए मैं शर्मिसार हो रहा हूं। जिस रात का जिक्र रचना मेहता पिछले 1 साल से अपनी बात में, हर बात में करती आ रही हैं। जी हां, उस रात रचना मेहता अनुनंदा के साथ आई थी हमारे फार्म हाउस पर हमसे बात करने के लिए, और अनुनंदा कुछ वक्त के लिए घूमने बाहर चली गई और रचना मेहता हमसे बात करने लगी। बात करते करते अचानक ये लड़की पलटी और उसने मुझसे कहा कि आप मुझे बैडमिंटन का मशहूर खिलाड़ी बना दीजिए, और इसके बदले में मैं आपके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूं केशव जी। दहल गया था मेरे अंदर का बाप। मेरी भी एक
इतनी ही बड़ी बच्ची है। मैं 1 साल से चुप था, किस लिए? सिर्फ इस लड़की की इज्जत को बचाने के लिए। मैंने देखा है जज साहब, मैं हूं गवाह, मैं वहां पर थी। सबसे पहले तो माननीय अदालत से हमारी दरख्वास्त है कि वो इन बच्चों से कहे कि वो अपनी जबान पर लगाम लगाएं, क्योंकि ये इनका घर नहीं है, अदालत है, और अदालत में कम से कम संस्कारित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, सही कह रही है बच्ची, हमने पकड़ा हुआ था इस रचना मेहता को, लेकिन थप्पड़ लगाने के बाद हम इसे समझा रहे थे कि बच्चे अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए शरीर का सौदा नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत और अभ्यास पर ध्यान दो, क्योंकि ये दुनिया में हर व्यक्ति केशव ठकराल के जैसा नहीं है, जो तुम्हारे इस अवांछित प्रस्ताव के बदले में नसीहत के रूप में तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ रसीद करेगा। तुम बिक जाओगी, बर्बाद हो जाओगी, तुम बिक जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। जज साहब, ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, आप इसे बोलने दे रहे? हम सब जानते हैं उस रात क्या हुआ, सब जानते हैं। उसके बावजूद ये आदमी यहां आकर इस तरह। मैं गया था इनके पास, मेहता जी के पास, इनको ये बताने के लिए कि समय रहते ये अपनी बच्ची को संभाल लें। बिना मां की बच्ची है, संस्कार दें इसे, लेकिन ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हुई जज साहब, सुन नहीं पाए। और कोई भी बात सुनना क्या, सोच भी नहीं सकता कि उसकी बच्ची के मन में, एक ऐसी बच्ची के मन में जो नाबालिग है, छोटी है, उसके मन में एक ऐसा स्त्रीयोचित, एक ऐसा कुत्सित विचार होगा, मैं भी नहीं सुन पाऊंगा। जज साहब, रोकिए इस आदमी को। इसने और क्या क्या किया है मैं बताता हूं आपको। जज साहब, मैं गवाह हूं, ये सब अपने मन से बोल रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। आप सब शांत हो जाइए और आपको जो भी कहना है यहां आकर कटघरे में कहें। मिस रचना मेहता का वकील कौन है? मैं हूं जज साहब। जज साहब, रचना मेहता बनाम केशव ठकराल की मानहानि की केस में रचना मेहता की तरफ से मैं वकील हूं। हमें पता नहीं था कि आप वकील भी हैं। वकालत की एग्जाम तो दी थी, लेकिन केस लड़ने का मौका नहीं मिला था। ओह, तभी मतलब आपको यहां देखकर हम लोग तो जीत का इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है ठकराल ने जीत को जानबूझ के कहीं फंसा के रखा है। चिंता मत कीजिए, उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर जीत को कुछ हो गया तो ठकराल का केस वीक हो जाएगा। मुझे लगता है वो सिर्फ आज जीत को यहां आने नहीं देगा, रचना को मुश्किल में लाने के लिए। कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। अदिति चौधरी जी, मैं मिस्टर केशव ठकराल से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। इजाजत है। मिस्टर ठकराल, क्या आप हम सबको शोषण का अर्थ बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं यौन शोषण का मतलब क्या है? आप जानते हैं यौन शोषण का मतलब क्या है? जानता हूं वकील साहिबा, लेकिन माननीय अदालत आपकी और मेरी गरिमा को ध्यान में रखते हुए इसका विश्लेषण मैं आवश्यक नहीं समझता। प्रश्न आवश्यकता का नहीं है, अनिवार्यता का है।
सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। क्या आप जानते हैं यौन शोषण किसे कहते हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए मिस्टर ठकराल। जी, यौन शोषण का मतलब होता है वकील साहिबा कि जब कोई एक इंसान, स्त्री या पुरुष, किसी दूसरे इंसान का शारीरिक रूप से दोहन करता है या फायदा उठाने की कोशिश करता है और बदले में उसे कोई वायदा, वस्तु, लालच या प्रलोभन देता है। आप अभी भी इस परिभाषा का स्पष्ट उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आप ही ने ऐसा व्यवहार किया है, तो ये सब कुछ बताना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अदिति जी पहले ही मेरे क्लाइंट को मुजरिम बता रही हैं। सस्टेन। थैंक यू ऑनर। अदिति जी वही कहिए जो कानूनी सच है, ना कि अपने ख्याल। यस योर ऑनर। मिस्टर ठकराल, अब मैं आपको यौन शोषण की अधिक बेहतर परिभाषा देती हूँ। यौन शोषण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ उसे छूना, उसे प्रलोभन दिखाना और यौन संबंध प्रस्थापित करने के लिए उसे मजबूर करना। जब यह हादसा हुआ था तब रचना की उम्र थी 17 साल। इसका मतलब है वो नाबालिग थी। तो मेरा सवाल आपसे यह है, 12 अगस्त की रात को रचना को आपने उसकी मर्जी के खिलाफ छुआ था? छुआ था, एक मार्गदर्शक की हैसियत से। ओह, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक मार्गदर्शक की हैसियत से एक लड़की को कैसे छुआ जाता है? या हमने रचना के गाल को उसकी मर्जी के खिलाफ छुआ था, लेकिन एक थप्पड़ के रूप में। या हमने रचना के सर को 2 बार थपथपाया था, लेकिन एक पिता की हैसियत से, उसकी मर्जी के खिलाफ। और हमें नहीं लगता कि इसमें हमने कुछ गलत किया है। तो आपके कहने का मतलब है आपने कुछ भी बुरा नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं। कभी कभी बच्चों के बहके हुए कदमों को सही रास्ते पर लाने के लिए एक पिता को थप्पड़ मारना पड़ता है, वही हमने किया। और इसमें क्या गलत है? मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाती हूं कि आप यहां कोर्ट में खड़े हैं और आपने सच बोलने की शपथ ली है। मैं अपना सवाल दोहराती हूं, क्या उस रात आपने रचना के साथ यौन शोषण करने का प्रयत्न किया? हम दोनों ही कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सच साबित करने का रास्ता यदि ऊंची आवाज में बात करना है तो चलिए हम आप सबकी सहूलियत के लिए माननीय न्यायाधीश की उपस्थिति में अपने सत्य को ऊंची आवाज में स्थापित करते हैं कि हमने यानी केशव ठकराल ने रचना मेहता का यौन शोषण नहीं किया, ना ही 12 अगस्त की रात को, ना ही किसी और दिन, कभी नहीं। मुझे और कुछ भी नहीं पूछना है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं, यदि आपकी अनुमति हो तो। पूछिए। धन्यवाद। माननीय वकील साहिबा ने यह तो बता दिया आपके सामने भरी अदालत में कि यदि किसी नाबालिग लड़की के साथ कोई पुरुष अनाचार करने की कोशिश करता है तो उसे आईपीसी की धारा 375 के तहत दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि यदि कोई नाबालिग लड़की किसी बालिग पुरुष के ऊपर एक घृणित और घिनौना आरोप लगाए, अवांछित प्रस्ताव रखे, तो उसे आईपीसी की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। बात दंड की नहीं, न्याय की है, और मुझे न्याय चाहिए। प्रकृति में न्याय के लिए कोई नियम नहीं है। एक ताकतवर शेर कमजोर हिरण का शिकार करता है और बदले में उसे कोई सजा नहीं मिलती। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसाफ हमारा इंसानों का बनाया हुआ एक सिद्धांत है। ये पेड़ों पर नहीं उगता, ये सिर्फ एक बहुत लंबी तपस्या का फल है
जिसमें लाखों इंसानी कमजोरियों और लालचों से जूझना पड़ता है। और इसलिए हमें यह देखकर हैरान नहीं होना चाहिए कि इस संसार में अन्याय और बेईमानी इतनी ज्यादा है, क्योंकि अगर नहीं होती तो क्यों हम ये इंसाफ के भव्य मंदिर बनाते जिन्हें हम अदालत कहते हैं। इन मंदिरों में फरियाद पूरी होने में वक्त लगता है। इंसाफ के रास्ते पर धैर्य रखना ही पड़ता है। पर मुझे नहीं पता रचना और कितने दिन रुकने को तैयार है।